जय हिंद दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का, जो यूपीएससी में तो पूछा ही जाता है, लेकिन स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस में बहुत ही पूछा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। मूल अधिकार क्या है? व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं? जो व्यक्ति के भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ठीक है, हो गया ना सब कुछ, भौतिक विकास के लिए आवश्यक है। ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। सबसे बड़ी बात है राज्य के खिलाफ राज्य है स्टेट, राज्य स्टेट के खिलाफ, स्टेट के अपोजिट में खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, व्यक्ति की यानी पर्सन, इंडिविजुअल की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। संवैधानिक उपबंध क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के से उद्धृत हैं, वहाँ से लिए गए हैं। संविधान के भाग 11 संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। किंग कौन थे भैया? जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। 1789 में फ्रांस ने सर्वप्रथम अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को जगह दी। संविधान के भाग 3 की न्यायोचित प्रकृति न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। ठीक है। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में केवल 6 हैं, पहले 7 थे, अब 6 हैं। ठीक है। संपत्ति का अधिकार हट गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को अनुच्छेद 19(1)(4) व अनुच्छेद 31 इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को यानी अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 19(1)(4) व अनुच्छेद 31 को इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार बना दी गया है। आर्टिकल 300 का में कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। ठीक है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है। व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है। वह सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध कर सके। ठीक है। 12 से 35 याद रखना, भाग 3 ये बहुत पूछता है। ठीक है। मूल अधिकारों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों की निम्नलिखित विशेषताएं। क्या क्या? मूल अधिकार न्यायोचित हैं। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय में जाया जा सकता है। ठीक है। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार व्यक्ति को इंडिविजुअल को राज्य के खिलाफ, इंडिविजुअल हैज़ द राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। ओके, मूल अधिकार असीमित नहीं है। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य द्वारा युक्त निर्बंधों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। यानी कि राज्य डंडा लेके बैठा है, उसे जब जरूरत हुई, लेकिन कुछ ऐसे जीवन का अधिकार को राज्य नहीं छेड़ सकता। ठीक है, सीमित किया जा सकता है। ठीक है, यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 378 यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अनुच्छेद आर्टिकल 352 के अंतर्गत के दौरान या अनुच्छेद 300 या अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 352 अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। ठीक है, नोट 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा बनाया गया था। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद तो 12 अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा, भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब 14 से 18 तक में है समानता का अधिकार। 14 से 18 तक में है समानता का अधिकार। ठीक है, तो 14 में है विधि के समक्ष समानता, 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, और हमारा है 15 में है 15 हो गए। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता पूरी तरह, भेदभाव पूरी तरह से खत्म है। और 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में है मतलब 19 से 22 तक में 19 से 19 to 22 बाई अनुच्छेद 19 से आर्टिकल 19 से 22 तक में है स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, यानी 86वां जो संविधान अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में।
याद रखना है। संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। और 23 से 24 अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। और कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन यानी बालक काम नहीं कर सकते। बालक मतलब बालक या बालिकाएं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। और अनुच्छेद 25 से 28 में 25 टू 28 अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है भैया? अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की ओर, अंदर की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, प्रचार करने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। और 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है। 28 में कुछ धार्मिक शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ धार्मिक शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 29 से 30 में है सांस्कृतिक और शिक्षा शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में है सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार, शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यक 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 में है क्या? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है। और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी कि इसे अनुच्छेद जो 32 है वो संविधान की मतलब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 33, 34, 35 में क्या है? मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 33, 34, 35 में मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध इस भाग द्वारा प्रदत्त। अनुच्छेद 24 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 में क्या है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निर्बंधन। अनुच्छेद 35 में है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 14 से 32 तक विशिष्ट मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि शेष उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 यह उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 226 है आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी विधि को संवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। तो मूल अधिकारों के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। न्यायालय द्वारा घोषित वादों तथा संविधान के आधार पर राज्य में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन शामिल है भैया? कार्यकारी व विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में कार्यान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल।
राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय और अर्थात कार्यपालिका, सभी स्थानीय निकाय, नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधारान्यास आदि। ठीक है। अन्य सभी निकाय, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत संसद, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय, तीसरा हो गया सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधारान्यास और चौथा में हो गया अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी निजी इकाई या एजेंसी को बतौर राज्य के संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। ठीक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके। इस अनुच्छेद के खंड 4 हैं 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). इस अनुच्छेद की सर्वप्रमुख विशेषता है कि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनर्वलोकन। ठीक है। अनुच्छेद 13 के खंड 13(1) संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंध से असंगत हैं। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया? संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां यानी सभी नीतियां, सभी कानून उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंध से असंगत हैं, यानी कि मूल अधिकार से असंगत है। ठीक है। भाग 13(2) यह संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। फिर से समझते हैं। भाग 13(2) में क्या कहा गया? भाग 13(2) में क्या कहा गया है? यह संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संविधान के पश्चात की विधियों यानी कानूनों से संबंधित है। कहा गया कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि यानी कानून बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक है। 13(3) इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना आदि। इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना आदि। 13(3) सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि में रूढ़ियाँ, प्रथाएं व कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश भी शामिल हैं। रूढ़ियाँ, प्रथाएं व कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश भी शामिल हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि में रूढ़ियाँ। ठीक है। 13(4) में क्या है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत इसे किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। देखो 13(4) में क्या है? अनुच्छेद 13(4) में क्या है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है। अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368 का संबंध। अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई
शक्ति रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 13 एंड 368। अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। बड़े बड़े लेंसों से न्यायालय देख सकता है कि ये जो ये कानून बनाए गए हैं ये व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं कि नहीं। इसी आधार पर मूल अधिकारों की संशोधनीयता संबंधी मामले व इससे संबंधित विवाद निम्न है। शंकरी प्रसाद भारत संघ 1951। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 मामले में भी यही निर्णय स्वीकार किया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में न्यायालय द्वारा अपना मत परिवर्तित कर दिया गया। अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित हैं और अनुच्छेद 368 भी अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 13(4)(24) में संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया और माना गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं होगी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) के विधि में शामिल नहीं है। इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत घोषित किया गया। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अल्टीमेटली पावर किसके पास है? संविधान के पास है। उस संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है। उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। ठीक है। संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है क्या? कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती हो। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, जिसमें शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहें किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण हो, जिसमें सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। इसमें यदि सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। ठीक है। इसमें यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है, मतलब संविधान की जो आधारभूत ढांचा की मान्यता है उसके अनुसार नहीं है, तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन को रोक सकती है। अनुच्छेद 13, 32 और 226 के आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका यह कार्य करती है। हालांकि यह अमेरिका संविधान की मूल विशेषता है।
विधियों के अर्थ और परिधि की स्पष्टता करने हेतु किए गए सिद्धांत। प्रिंसिपल्स गिवन फॉर द मीनिंग ऑफ लॉज एंड क्लैरिटी ऑफ पैरीमीटर। आच्छादन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसका संबंध अनुच्छेद 13(1) में कही गई संविधान पूर्व विधियों से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों में असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों के द्वारा ग्रहण किए जाने से ढक जाती हैं। अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं होता, यह ग्रहण हट जाता है। साथ ही मूल अधिकारों में ऐसा संशोधन हो जो संविधान पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार के प्रावधान के कारण अप्रभावी हो, तो आच्छादन हट जाएगा। ठीक है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है, तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है, ठीक है, कोई भाग असंवैधानिक है, तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है, तो अधिनियम का मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार केवल मूल अधिकारों से असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। उदाहरण अनुच्छेद 13(2) में उस मात्र तक वाक्यांश में पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है, मतलब कोई बातें, पूरा कानून है, उसमें से कुछ बातें हैं जो मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो उन जो बातें हैं ना, स्पेसिफिक बातें, उनको हटा दिया जाएगा, बाकी पूरा कानून रहा आएगा। ठीक है। अधित्याग का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय का मानना है कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर व गरीब है, अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार यानी कि मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता। कोई कह नहीं सकता कि हमको नहीं चाहिए भैया, वाक्य में स्वतंत्रता का अधिकार नहीं चाहिए, हमें जीवन की रक्षा का अधिकार नहीं चाहिए, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं चाहिए, अपराधों के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण हमें नहीं चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, आपको मिलेगा ही। अनुच्छेद 14 एवं 18 समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, विधि यानी कानून के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से, यानी कि कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से उद्धृत है। विधि के समक्ष समता यानी कानून की न्याय में सभी समान हैं, कोई ऊंचा या नीचा वर्ग नहीं है, उच्च निम्न वर्ग नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं है। ठीक है, सब समान हैं। जबकि विधियों का समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अंतर क्या है? विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अब व्हाट इज द डिफरेंस? किसी भी व्यक्ति विधि के समक्ष समता का पढ़ते हैं पहले। किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं, कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होगा। सभी एक समान हैं, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं कि मतलब कोई मंत्री जी हैं तो उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा कोर्ट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जेल में। ठीक है, कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार है, क्योंकि कोई बढ़िया उद्योगपति है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, सजा अगर अपराध किया है तो सज़ा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो या अधिकारी हो, सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। कि कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो, सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। ठीक है, यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं।
अब विधियों के समक्ष समान संरक्षण का मतलब है विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। ठीक है, समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार बिना भेदभाव के, समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार, ये सकारात्मक संदर्भ लिए हुए। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि, अवसर और न्यायालय की समानता की बात करते हैं। उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। ब्रिटिश न्यायविद डायसी ने विधि के समक्ष समानता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। शक्तियों पर युक्तियुक्त निर्बंधन, परिसीमन तथा स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने ही भी विधि के समक्ष समानता को अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित विधि के समक्ष शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है। यहाँ तक कि इसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष समानता। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान जॉन लॉक के शब्दों में, जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वाधीनता नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है। विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अपवाद। एक्सेप्शंस ऑफ द इक्वालिटी बिफोर लॉ। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति व राज्यपाल के परदत्त दायित्व के खिलाफ या संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 361। यह विदेशी राजनयिकों, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालय की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। भारत में सांसदों अनुच्छेद 105 और विधायकों अनुच्छेद 194 को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। भारत में सांसदों अनुच्छेद 105 और विधायकों अनुच्छेद 194। विधायक साहब को सांसद साहब को 105 और विधायक साहब को 194। अनुच्छेद 105 अनुच्छेद 194 में अधिकार प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं देखते हैं। अधिकार प्राप्त हैं भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता। अनुच्छेद 361 के तहत मीडिया को भी विशेष अधिकार प्राप्त है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, अनुच्छेद 15 में तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, अनुच्छेद 15(1) में राज्यों को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई यानी किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं है। यहाँ केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों तक सीमित करता है। 15(1). ठीक है, 15(1) उदाहरण, महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। यह लिंग तक सीमित है किंतु अवैध नहीं, क्योंकि पुरुष महिलाओं के जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है। 15(2) में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाब, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य अस्पृश्यता की समाप्ति।
अनुच्छेद 15(3) में इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्यों को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार महिलाओं को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का अपवाद है। 15(4) अनुच्छेद 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मामले का निर्णय। राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों समुदायों हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित करना। सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 15(1) व 15(2) का दूसरा अपवाद है। ठीक है। 15(5) अनुच्छेद 15(5) 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में 15(5) जोड़ा गया। किसी भी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अपवाद: अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षा संस्थाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहराया। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु किए गए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या है भैया अवसर की समानता? देखते हैं। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है। अनुच्छेद 16(1) में ठीक है। राज्यों के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(1) में। अनुच्छेद 16(2) में क्या है? कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र बिल्कुल नहीं होगा तथा उससे विभेद नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि यहाँ अनुच्छेद 15 है। गौरतलब है कि यहाँ अनुच्छेद 15 है के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ दो अन्य निवास स्थान व वंश क्रम को शामिल किया गया है। ठीक है। फिर से समझते हैं। 16(2) में क्या है? कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा। यानी राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं उन सब में इन आधारों पर उसको अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर गौरतलब है अनुच्छेद 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ दो अन्य निवास स्थान व वंश क्रम को शामिल किया गया है। ठीक है। दोनों में लोक नियोजन के अवसर की समानता गारंटी दी गई है। विस्तार केवल राज्य के अधीन नौकरियों तक ही होगा। संविदा और निजी क्षेत्र के संबंध में यह लागू नहीं होगा। अवसर की समता, योग्यता का निर्मूलन नहीं, मानसिक शारीरिक योग्यता आवश्यक है। ठीक है। अनुच्छेद 16(3) में संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। यह अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। ठीक है भैया। शर्तें लागू कर सकती है संसद कि आपको विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकते हैं। ठीक है। 16(2) में राज्य को यह शक्ति दी गई कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रबंध कर सकेगा। मतलब राज्य को अगर लगता है कि कोई वर्ग है जो बहुत पिछड़ा है, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में बहुत कम है, तो वो ऐसे आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिससे उन वर्गों को राज्य की नौकरियों में
पर्याप्त हिस्सा मिल सके। ठीक है, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा हुआ हो, इसमें शर्त है। ठीक है, राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। ठीक है, 16(5) में अनुच्छेद 16(5) में इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकती। मतलब इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकती। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) में अंतर्निहित शर्त है कि पिछड़ा वर्ग कौन है। यह जानने के लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसकी अनुशंसाओं को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। तत्पश्चात जनता पार्टी के द्वारा 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का कार्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करना था। 1980 में रिपोर्ट सौंपी। जाति को पिछड़ापन का आधार माना गया और नौकरियों में 27% यानी पिछड़े वर्ग हेतु सीटों को आरक्षित करने की बात कही। नौकरियों में 27% के आरक्षण की व्यवस्था को 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। 1990 में 27% आरक्षण मिलना शुरू हो गया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईबीएस इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण देने की कोशिश की। अब बिना संवैधानिक प्रावधान की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में मंडल केस के आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। क्या दिया, नीचे है। आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं है। आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं। बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा 16 का जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। मतलब प्रमोशन में उनको प्रमोट किया जा सकता, प्रमोशन में आरक्षण भी लगेगा। 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। ठीक है, 85वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता यानी कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी की व्यवस्था की गई। 85वां संविधान संशोधन 2001, 85वां संविधान संशोधन 2001 में यह द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था की गई। एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 उच्चतम न्यायालय पदोन्नति में आरक्षण देने से पूर्व 3 शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है। पिछड़ेपन के प्रमाणिक आंकड़े, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। पिछड़ेपन के प्रमाणिक आंकड़े, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। अनुच्छेद 16 से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द क्या क्या है। परिणामी ज्येष्ठता का नियम,
यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी सेवा में वरिष्ठता प्राप्त कर लेता है तो उसकी वरिष्ठता स्थायी हो जाती है। क्रीमी लेयर, पिछड़े वर्गों के वे लोग जो अत्यधिक संपन्न हैं उन्हें न्यायालय ने क्रीमी लेयर कहा है। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्रीमी लेयर से संबंधित मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय के निर्णय नवंबर 1992 को देखते हुए सरकार ने न्यायाधीश राम नंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने जांच के बाद जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसके अनुसार अग्रलिखित व्यक्तियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय एवं लोक सेवा श्रेणी तथा श्रेणी बी, श्रेणी ए तथा श्रेणी बी के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों में कर्नल के समकक्ष या उसके उच्च पद पर धारण करने वाले व्यक्ति। सरकार ने सितंबर 2017 में क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। ठीक है। बैकलॉग, रिक्त सीट को भरे जाने की योग्यता बैकलॉग है। यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद नहीं भर जा पाते तो इन पदों को इनके अगले वर्ष के आरक्षित पदों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। अगर अगले वर्ष तक भी यही ऐसा नहीं हो पाता तो इन्हें सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाता है। एक वर्ष 2000 मान लीजिए 2022 में पदों को भरना है तो उनमें से रिक्त पद हैं जो पिछड़े वर्गों के लिए वो पर्याप्त रूप से नहीं भर पाते, एक छूट गया है तो अगले वर्ष यानी 2023 में इस पद को ऐड कर दिया जाएगा पिछड़े वर्गों की सूची में। अगर तब भी नहीं भरता तो 2024 में इसे सामान्य में घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग हेतु 10% आरक्षण। 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति द्वारा 124वें संविधान संशोधन विधेयक, वर्तमान में यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, को मंजूरी प्रदान की गई। इस संशोधन विधेयक के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्र में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितने प्रतिशत का? 10% का। ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा से क्रमशः 8 व 9 जनवरी को मंजूरी दे दी गई। उपर्युक्त आरक्षण व्यवस्था हेतु संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 दोनों अनुच्छेदों में से संशोधन करके एक नया खंड यानी कि 6 जोड़ा गया। संशोधन करके नया खंड 6 जोड़ा गया। नए जुड़े खंड से संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 15(6)(a) इस प्रावधान के अनुसार राज्य खंड 4 और खंड 5 में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकेगा। अनुच्छेद 15(6)(b) ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है क्या? अनुच्छेद के खंड 4 में वर्णित वर्गों से इधर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में अधिकतम 10% की सुविधा प्राप्त होगी। ध्यातव्य है कि यह 10% आरक्षण प्रावधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों में कुल 49.5% आरक्षण से अलग होगा। साथ ही यह प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थाओं सहित निजी शिक्षण संस्थानों चाहे सरकार से सहायता प्राप्त हो या नहीं पर लागू होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है तथा उसकी किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 33
अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्धारण करें। संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का निर्माण किया गया। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का निर्माण किया गया, ठीक है। 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया, ठीक है। 1977 में इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। 1977 में ही इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। यह अधिनियम पूरे देश में लागू होता है और छुआछूत करने या इसे बढ़ावा देने वालों को सजा के दायरे में लाता है। 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य इनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण करना है। इसी अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त राहत एवं पुनर्वास से संबंधित नियम भी शामिल हैं। एट्रोसिटीज़ एक्ट प्रचलित भाषा में 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को ही एट्रोसिटीज़ एक्ट कहा जाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। राज्य सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(2) में भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। अनुच्छेद 18(2) में भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। अनुच्छेद 18(3) में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है राष्ट्रपति की सहमति पर। अनुच्छेद 18(4) भारतीय हो या विदेशी भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद पर राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। 1994 में स्थापित पद्म विभूषण एवं पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पुरस्कार माना गया है, न कि उपाधि। हालांकि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को नाम के उपसर्ग या प्रत्यय टाइटल के रूप में इसका प्रयोग पर मनाही है। समानता को बढ़ावा देने के उपायों में से प्रमुख 3 उपाय निम्न हैं। पहला, औपचारिक समानता की स्थापना। दूसरा, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। तीसरा, सकारात्मक कार्रवाई, ठीक है। अनुच्छेद 19(2) स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं। इसके अंतर्गत 19 अनुच्छेद 19 इसके अंतर्गत 19(1) से 19(16) इसके अंतर्गत 19(1) से 19(6) तक 6 खंड हैं जिनमें 19(1) के उपबंधों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूलतः साथ ही घोषित की गई हैं और अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक इन पर लगने वाले युक्तियुक्त निर्बंधन बताए गए हैं। ये स्वतंत्रता निम्न है। फिर से एक बार, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19(1) से 19(6) तक 6 खंड हैं जिनमें 19(1) के उपबंधों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूलतः साथ थी जो घोषित की गई हैं और अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक इन पर लगने वाले युक्तियुक्त निर्बंधन बताए गए हैं। ये स्वतंत्रता निम्न है। 19(1) का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
इंडियन एक्सप्रेस भारत संघ 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19(1) का में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। ठीक है। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19(1) का में ही अंतर्निहित माना गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। जॉन स्टुअर्ट मिल महान राजनीतिक विचारक थे जो ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में निम्नलिखित 4 कारण बताए थे जो निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? कोई भी विचार पूर्णतः गलत नहीं होता। जो हमें अच्छा लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम कोई भी विचार पूर्णतः गलत नहीं होता। जो हमें अच्छा लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छिपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। ठीक है। दूसरा कारण पहले कारण से अंतर संबंधित है। इसके अनुसार सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, अभी तो विरोधी विचारों के टकराव से जन्म लेता है। जो विचार आज गलत प्रतीत हो रहा है वही सही विचारों का उदय का कारण भी हो सकता है। विचारों का उपर्युक्त संघर्ष न केवल अतीत में ही मूल्यवान है बल्कि यह सतत रूप से हमेशा प्रासंगिक है। सत्य के साथ हमेशा यह चिंता जुड़ी रहती है कि कहीं ये विचारहीन या रूढ़िवादी उक्ति में न बदल जाए। सत्य के साथ हमेशा यह समस्या जुड़ी रहती है कि कहीं ये विचारहीन या रूढ़िवादी उक्ति में न बदल जाए। विचारों के संघर्ष में ही सत्य की विश्वसनीयता को मजबूती मिलती है। अंततः हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता, या ऐसा हो भी सकता है। कई बार वे विचार बाद में सत्य साबित हो जाते हैं जिसका संपूर्ण समाज द्वारा विरोध जताया गया था। अतः दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान एवं उनके लाभों से वंचित रह जाते हैं। ठीक है। 19(1) खा शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। 19(1) गा में है संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 19(1) गा में संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। नोट 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी शामिल किया गया है। ठीक है। 19(1) घ में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है। और 19(1) ख में शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन, आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी सम्मिलित हो सकते हैं। शादी विवाह समारोह संगोष्ठी। ठीक है। संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, संगम बनाने का अपना ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है। सहकारी समितियां भी बना सकते हैं। 19(1) अंगा में भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, आप तमिलनाडु में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाके बस जाइए, आंध्र में जाना चाहते हैं वहाँ बस जाइए, सब जगह अधिकार है। गुजरात के पोरबंदर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी बस सकते हैं। 19(1) झा में कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय व व्यापार करने का अधिकार। 19(1) चा, अब ये नोट है आपके लिए, नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे बोला ना संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाकर संपत्ति का जो अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है।
उपर्युक्त स्वतंत्रताओं पर 1902-1906 तक की गई युक्तिगत निर्बंधों का घोषणा है। 1902 अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(1) का पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर भारत की सुरक्षा व संप्रभुता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार एवं सदाचार, अपराध उद्दीपन 1903 से 19(1) खा पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था अनुच्छेद 19(1) गा पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर। देखो भैया, अनुच्छेद 19(3) में 19(1) खा पर लगने वाले निबंधन के आधार पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, 19(1) गा पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर, ठीक है। लोक व्यवस्था भारत की संप्रभुता और अखंडता, अनुच्छेद 19(5), 19(1) घा और 19(1) अंगा पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर साधारण जनता के हित में किसी अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए 19(1)(5) में, ठीक है। अनुच्छेद 19(6) में 19(1)(6) पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर साधारण जनता के हित में किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करना, नागरिकों को व्यापार या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः इसलिए वर्जित करना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार, एकाधिकार अथवा नियंत्रण करने के पक्ष में हो। सरकार ही कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक हो, जैसे महिला एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना, ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। अनुच्छेद 20 का संबंध इससे है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न कर सके। इसके 3 भाग हैं। अनुच्छेद 20 भूतलक्ष्मी दांडिक विधियों से संरक्षण, किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना, ठीक है। अनुच्छेद 20(1) में है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। 20(1) किसी कानून को अतीतकालीन प्रभावी तिथि से लागू करना यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण मिला है। अनुच्छेद 20 में दोहरे दंड से संरक्षण, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। यह निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है। विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है, लेकिन न्यायिक दंड एक से अधिक बार नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। 20(3) में 3 शर्तें हैं। आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो, विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, ठीक है। उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया हो, ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो अनुच्छेद 21 में चाय पियेंगे आप लोग? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही अनुसार ही वंचित किया जा सकता, अन्यथा बिल्कुल नहीं, छूना मत। न्यायालय द्वारा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया था, लेकिन 1978 में
अनुच्छेद 21 में जो पहला मामला था ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया था, लेकिन 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ में मेनका गांधी बनाम भारत संघ में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना, साथ ही गोपनीयता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, भोजन का अधिकार, राइट टू ईट, रोजी रोटी का अधिकार, राइट टू लिविंगहुड, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार यानी कि क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आदि अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए हैं। मानवीय गरिमा के संदर्भ में 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक कांट का कथन निम्न प्रकार है। कांट बहुत ही विद्वान जर्मन दार्शनिक थे, उनके विषय में आप पढ़िएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा, जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ नहीं रखी। देखो पहले इसे छोटा कर दूं, मैं मिनिमाइज कर दूं और देखो हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा, जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई मूल समतुल्य न हो उसकी गरिमा होती है। उपर्युक्त कथन गरिमामय बर्ताव को नैतिकता से पेश आने के अर्थ में संदर्भित करता है। यानी कि अगर किसी चीज़ की कीमत है तो उसके समतुल्य किसी दूसरी चीज़ को हम रख सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ की ठीक है, इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, अगर किसी चीज़ की कीमत ही नहीं है, कीमत उससे ऊपर है, जिसका कोई समतुल्य ही नहीं है, उसकी जगह कोई प्राप्ति नहीं कर सकता, तो उसकी गरिमा होती है, डिग्निटी होती है। पेश आने का अर्थ में संदर्भित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। चलिए इससे पहले वो करते हैं हम अलग। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया दो हैं। ब्रिटिश संविधान की विशेषता, अमेरिका संविधान की विशेषता। एक मिनट। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक है और यथोचित विधि प्रक्रिया दूसरी है। ब्रिटिश संविधान की विशेषता है इसमें अमेरिका संविधान की विशेषता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया में यदि इसके माध्यम से अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता तथा सम्यक व उचित विधि को स्थान प्राप्त है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का निर्धारण करने की शक्ति वहाँ की न्यायपालिका को है, न्यायपालिका को नहीं है। ठीक है, संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का निर्धारण करने की शक्ति वहाँ की न्यायपालिका को नहीं है, बल्कि यथोचित विधि प्रक्रिया में यदि अमेरिकी विधानमंडल कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है, तो अमेरिकी न्यायपालिका उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ध्यान, अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्चतम व उच्च न्यायालय के फैसले। पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994 के केस में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार कर लिया गया। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के तहत आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया, जीवन जीने पर जोर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथैनेसिया को स्वीकार किया गया। इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु के दो प्रकार हैं, सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय दया मृत्यु। आईपीसी की धारा 306। किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालात पैदा करना जिससे वह आत्महत्या को मजबूर हो जाए, यह गैर जमानती धारा है।
किसी व्यक्ति को मजबूर करना कि वह आत्महत्या को मजबूर हो जाए, यह गैर जमानती धारा है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। सेशन कोर्ट के ऊपरी अदालत में ही सुनवाई हो सकती है। इसकी जो सुनवाई होगी वो सेशन कोर्ट के ऊपरी अदालत में ही होगी। आईपीसी की धारा 307, किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से चोट पहुंचाने पर केस दर्ज किया जाता है, यह भी गैर जमानती अपराध है और 10 साल की सजा व जुर्माना के साथ इसमें भी ऊपरी अदालत में ही सुनवाई का अधिकार है। आईपीसी की धारा 309, आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। 86वें संविधान संशोधन 2 अधिनियम 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया। देश में पहली बार नदी को मिला संवैधानिक दर्जा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा व यमुना को विधिक व्यक्ति यानी कि लीगल पर्सन की तरह अधिकार प्रदान किया है, अर्थात इन नदियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। अब इन दोनों नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा माना जाएगा। विदित है कि इससे पहले न्यूजीलैंड ने वांगानुई नदी को जीवित मानव के समान अधिकार दिया था। निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसको, ठीक है, पहला। दूसरा, अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत कराने का अधिकार है, दूसरा अधिकार। तीसरा है 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार, 24 घंटों के अंदर। इन 24 घंटों में अवकाश, यात्रा में लगा समय शामिल नहीं। निवारक निरोध। अब क्या था? प्रिवेंटिव डिटेंशन, अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना या गिरफ्तार करना। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना, अपराध को रोकना है। दंडात्मक निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने व सिद्ध होने पर कारावास में रखा जाता है, ठीक है। अब शर्त क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? यह अधिकार विदेशी शत्रु व निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। टाडा, मीसा, पोटा, मकोका आदि निवारक नजरबंदी के तहत आते हैं। भारत में इसके माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक रखने हेतु सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना भी अनिवार्य नहीं है। सलाहकारी बोर्ड में उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरोध की अधिकतम अवधि 3 महीने से घटाकर 2 महीने की गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, ठीक है। निवारक निरोध विधियों का इतिहास। निरोध विधियों का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। अनुच्छेद 22 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। निवारक निरोध अधिनियम। यह अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। इसकी खास बात यह है कि इसमें सलाहकार बोर्ड को निरोध आदेश के 10 सप्ताह के भीतर सरकार को रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 1951 तक समाप्त हो जाना था,
किंतु बार बार इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही और अंततः दिसंबर 1969 तक यह लागू रहा। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में कांग्रेस की सरकार ने यह अधिनियम पारित किया और इसके माध्यम से निवारक निरोध की व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। आगे चलकर इस अधिनियम को सरकार द्वारा 1978 में निरसित कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम कोफेपोसा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। यह अधिनियम संसद ने 1974 में पारित किया था। वस्तुतः यह 1971 के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा के पूरक के तौर पर बनाया गया था, जहां आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े प्रश्नों पर निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करना था। वहीं कोफेपोसा का उद्देश्य तस्करी, स्मगलिंग तथा विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी से जुड़े अपराधों के संबंध में निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करना था। चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। यह अधिनियम जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित किया गया था। जनता पार्टी सरकार ने मीसा अधिनियम को तो निरस्त कर दिया था, किंतु कुछ समय बाद उसे लगने लगा कि निवारक निरोध की व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए सरकार ने चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम का निर्माण किया, जो निवारक निरोध की व्यवस्था करता था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980। 1980 में पुनः कांग्रेस सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार 1978 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम यानी मीसा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा को निरस्त कर चुकी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका नाम से प्रसिद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पारित किया, जो एक अर्थ में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा का ही नया रूप था। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम टाडा 1987। टाडा एक प्रसिद्ध अभिनेता को इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था के नाम से प्रसिद्ध। यह अधिनियम पहला ऐसा प्रयास था जिसमें केंद्र सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया था और उनसे निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए थे। 1987 में बना था। 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के बढ़ने के कारण इस अधिनियम की ज़रूरत महसूस की गई थी। ठीक है। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। 1995 में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने टाडा को समाप्त हो जाने दिया था और उसके बाद से आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई विशेष कानून अस्तित्व में नहीं था। 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनी तो आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के पक्ष में थी। 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हुआ। अमेरिका में हुई आतंकवादी घटना जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया था को देखते हुए सरकार ने तय किया आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कानून बनाया जाना चाहिए। इस दिशा में पहला कदम 2001 में उठाया गया जब पोटो अर्थात आतंकवाद निवारक अधिनियम आतंकवाद निवारक अध्यादेश 2001 यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 जारी किया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 जारी किया गया। 2002 में इसी अध्यादेश को संसद द्वारा पारित कराया गया। तब से पोटो से पोटा हो गया। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 2003। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम 2019। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 पोटा को
पोटा को 2004 में समाप्त कर देने के बाद संप्रग सरकार यूपीए गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके तहत वह आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावी तौर पर निपट पाती। इसलिए उसने कोई नया कानून बनाकर आलोचना झेलने की बजाय एक पुराने कानून में ही संशोधन करके काम चलाने का निर्णय किया। भारत सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 1967 द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 पारित किया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना था। यह अधिनियम 1969 में संशोधित किया गया था। संप्रग सरकार ने इसी अधिनियम को संशोधित करके संप्रग सरकार ने इसी अधिनियम को संशोधित करके आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों पर लगाम कसने की योजना बनाई और 2004 में इसे संशोधित कर दिया। इसके अंतर्गत पोटा के अधिकांश प्रावधान शामिल कर दिए गए। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले 2008 में मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था से सबक लेते हुए इस कानून को, भारत माता की जय, कानून को कठोर बना दिया गया, जिसे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 2008 द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2008 द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2008 के रूप में जाना जाता है। इसके बाद वर्ष 2012 है। इसके बाद वर्ष 2012 में संशोधन हुआ। इसके बाद वर्ष 2012 में संशोधन द्वारा भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया। वर्ष 2019 में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कौन सा भैया टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित करने के लिए इस अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत किसी संगठन के अलावा किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को जांच की शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही एजेंसी के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है जो उसकी द्वारा की जा रही जांच में आतंकवाद से होने वाली आय से बनी है। अभी जब्त की है, बहुत सारी जब्त कर रहे हैं। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 इसके दो भाग हैं। अनुच्छेद 23(1) भैया क्या है इसमें महाराज, अनुच्छेद 23(1) मानव द्वारा दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार बलात्श्रम का प्रतिषेध तथा इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 23(2) राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 23(2) राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। यहाँ पर आते हैं, मनाही नहीं की जा सकती, ठीक है। जय हिंद। राज्यों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है। पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, जैसे इसमें लिखा है पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री।